अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KTV लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष जनाब इसाक आलम साहब। इनसे हम अभी विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं, खास करके बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। और जैसे कि आपको पता है कि जनाब इसाक आलम साहब खुले तौर पर मीडिया के सामने में अपनी किशनगंज विधानसभा से AIMIM की टिकट पर दावेदारी पेश कर दी है और किशनगंज विधानसभा से ही और कई सारे दावेदार हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। यही कई मुद्दे हैं जो हम इस पर बात करना चाहेंगे। आपको बता दूं कि इसाक आलम साहब AIMIM के बिहार कोषाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष वो पद होते हैं जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष के बाद कोषाध्यक्ष दूसरे नंबर के होते हैं, जो सिर्फ एक ही पद होते हैं। बाकी जो भी और विभाग प्रदेश सचिव प्रदेश और भी बहुत सारे पद होते हैं, तो वो मल्टीपल लोगों को वो चीज़ बनाया जाता है, लेकिन कोषाध्यक्ष सिर्फ एक ही को बनाया जाता है बिहार प्रदेश अध्यक्ष के बाद। तो सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप भी अपनी दावेदारी पेश किए हैं किशनगंज विधानसभा से AIMIM की टिकट पर, और भी बहुत सारे दावेदार हैं जो पेश किए हैं अपनी दावेदारी। तो आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है उनके सामने में, ये बात तरफ बताइए। देखिए, पार्टी एक प्रजातांत्रिक तरीके से चलती है और इसमें हर किसी को अपनी दावेदारी पेश करने का पूरा मौका मिलता है। पार्टी में जो काम करते हैं मजबूती के साथ जनता के बीच में काम करते हैं, जनता के मुद्दों को के लिए लड़ते हैं, उनके दुख दर्द में उनके साथ रहते हैं और पार्टी को मजबूती के साथ पार्टी को उठाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वैसे लोगों को पार्टी का दावेदार होना बहुत ही ज़रूरी है और ये पार्टी के संविधान में एक अधिकार दिया जाता है जिसके लिए पार्टी के दावेदार होते हैं। तो मेरे साथ साथ और कई भी दावेदार हो सकते हैं,
तो दावेदार होना कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं नहीं, कोई नहीं, बहुत सारे दावेदार। और पार्टी के लिए अच्छी बात तो, अच्छा संकेत तो तभी होता है जब पार्टी जब मजबूत होती है तो दावेदार काफ़ी बढ़ते हैं, 2 की जगह 5-10 भी हो जाते हैं। तो दावेदार जितने ज़्यादा हों पार्टी उतनी ज़्यादा मजबूत होती है। तो पार्टी के लिए फिर बुरी संकेत तभी होती है जब दावेदारी पे अगर कई दावेदार आ जाते हैं, उसमें से एक को ही फाइनल करना होता है, बाकी जो है वो उसमें से कुछ बगावत भी कर जाते हैं, तब फिर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। नहीं, पार्टी का एक सिस्टम होता है और उसमें जो है वो सर्वे होता है। सेंट्रल चुनाव समिति, इलेक्शन समिति जो है वो सर्वे कराती है। सर्वे गोपनीय होता है, वो जनता के बीच में जा कर के अपना सर्वे करती है और सर्वे में जिनका रिपोर्ट, जिनका फिगर सामने आता है उसको पार्टी टिकट देती है। तो जहाँ तक केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है, केंद्रीय नेतृत्व कुछ भी डिसीजन करती है वो अपने पार्टी के हित के लिए और अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए। तो उनको जब लग रहा है कि इसाक आलम बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है, इसाक आलम लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा काम किया है, इसाक आलम 10 साल से एमआईएम को किशनगंज में मजबूती के साथ सींचा है, इसाक आलम लगभग 30 सालों से बहुत विभिन्न पार्टियों में रह करके किशनगंज के और अगल बगल के क्षेत्रों की समाज की जो हमेशा से काम करने का काम किया है, तो इसाक आलम को टिकट क्यों नहीं दिया जाए। तो इस मुद्दे पे अगर पार्टी अगर डिसीजन लेती है या मेरे अलावा अगर किसी और का भी डिसीजन लेती है तो केंद्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो सभी पार्टी के पदाधिकारियों को और सभी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल 100% मान्य होगा। विरोध के सुर बिल्कुल नहीं उठेंगे? बिल्कुल नहीं उठेंगे। अगर बहादुरगंज में देखा गया है कि वहाँ पर विरोध के सुर उठे, पार्टी से कई लोग बाहर भी निकल गए। देखिए, पार्टी से कुछ लोग बाहर गए हैं लेकिन हम लोग उनको मान मनोबल कर रहे हैं और उनको फिर से समझा बुझा करके पार्टी के लाइन में लाने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अंग से जुड़े हुए हैं और 10 साल से हमारे पार्टी को मजबूत करने का काम किए हैं। हमारी कोशिश लास्ट तक जारी रहेगी। आप भी दावेदारी कर रहे हैं और भी बहुत सारे दावेदार जो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन बहादुरगंज में भी वैसे ही देखा गया था, बहुत सारे कुछ दावेदार थे, दावेदारी कर रहे थे और यही कहा जा रहा था कि बहुत पुराने हम लोग हैं एमआईएम से जुड़े हुए, इसलिए हक बनता है हम लोग का। लेकिन एमआईएम में अब देखा जाए तो अमूमन ज़्यादातर उन्हीं कैंडिडेट को एमआईएम उन्हीं लोगों को कैंडिडेट बनाते हैं या फिर प्रत्याशी बनाते हैं पार्टी द्वारा, जो नए नए आते हैं, पुराने को तरजीह नहीं देते हैं। लेकिन आप लोग पुराने हैं, आप लोगों को भरोसा है कि आप लोगों को तरजीह दिया जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नए और पुराने से कोई मतलब नहीं है। तौसीफ साहब का मामला जो है वो बहुत पुराना है और तौसीफ साहब जो है 2019 में भी, सिर्फ तौसीफ साहब ही नहीं, बिहार 2020 के चुनाव में भी देखा गया तो 2020 में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आए जो हाल फिलहाल ही पार्टी ज्वाइन की और उसको कैंडिडेट बना दिया गया। 2020 का तो हम लोग फिर से दोहराने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 2020 की गलती तो हम लोगों से हुई है जिसका खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। हमारी 5 सीट में 4 सीट आरजेडी ने छीन लिया और ये लोग हम लोगों के साथ जो है धोखेबाजी करके चले गए। तो ये थोड़ी ना हम दोहराएंगे। हम तो आप बहुत सोच समझ करके और ऐसे लोगों को पार्टी में जोड़ेंगे और ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो हमारे पार्टी में मजबूती के साथ रह सके और पार्टी को हमारा मजबूती के साथ रहने के अलावा भी पार्टी को तन मन धन से पार्टी को मजबूत करे, ऐसे लोगों को हम लोग वेलकम करेंगे और इन्हीं लोगों को टिकट देंगे। अगर मान के चले पार्टी आप पर भरोसा करती है तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो किशनगंज के विकास के लिए हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ते आए हैं। 2009 से लेकर के और आज है आपका 2025, ये दरमियान जो हमारा रहा, चूँकि 2009 में इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे तो मैं 1995 से पॉलिटिक्स में हूँ। 2009 में मौलाना साउल हक साहब आए थे और मेरे ही प्रिजाइड में वो चुनाव लड़े थे। तो हमारा जो मैडम से मांग था वो ये था कि हमारे 2 मुद्दे थे। हमारा यहाँ पे एएमयू का एक ब्रांच दिया जाए और दूसरा हमारा जो मांग था वो एम्स की एक साख दी जाए। लेकिन मैडम का जब चुनाव लास्ट तक चला गया, जब उनका टर्म ख़त्म होने लगा तो वो कुछ नहीं कर सकी, वो नहीं दे सकी। तो हमने जा कर के सेंट्रल लीडरशिप को अपना जिला अध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिया, रिजनेशन पेपर दे दिया मैडम सोनिया गांधी को। तब अचानक सोनिया गांधी जो है अपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और मंत्री जी से पूछताछ करके इमीडिएट एक बैठक बुलाई और मौलाना साउल हक साहब से उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैडम मैं तो बार बार आपसे आग्रह कर रही हूँ। तो अचानक लास्ट आवर में जब
इलेक्शन का कुछ दिन रहा तो वो आकर के यहाँ पे शिलान्यास की। लेकिन चूँकि मैं 2009 इसलिए बता रहा था कि 2009 से और आज तक, इससे पहले भी मैं फुल्ली बहुत एक्टिव राजनीति कर चुका हूँ, लेकिन 2009 से लेकर के आज तक अगर कोई भी मेरे दरवाजे पे आया हो, कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी किसी भी काम से वो वापस नहीं गया है आज तक। वो उसका मैंने हर कोशिश करके उनकी समस्या को हल कराने का प्रयास किया है और उसको हर तरह से मदद करने का प्रयास किया है। बाकी जो हमारी जो किशनगंज की बदहाली है, हम लोगों ने तो वोट दिया है सेकुलर पार्टियों को, और चूँकि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा मैं, इसी चीज़ के कारण ना मैं गुस्सा होकर के 2015 में रिजाइन दिया कि भाई आप सेकुलर पार्टी, हम यहाँ के लोग बार बार वोट दे रहे हैं, लेकिन आप एक मामूली सा एमयू नहीं बनाना चाहते हैं, एक मामूली सा आप जो है एम्स का ब्रांच नहीं देना चाहते हैं। एमयू तो कांग्रेस ने स्थापना की थी, तो एमयू की स्थापना की, लेकिन फंड आप 125 करोड़ का आप दिए थे, लेकिन आपको फंड आपका सिर्फ 5 करोड़, बाद में फिर 5 करोड़ आया, तो सिर्फ 10 करोड़ में आपका क्या होने वाला है। 14 में तो बीजेपी की सरकार बन गई, तो आपको मैडम को तो उसी समय फंड अलाउट करा देना चाहिए था ना। तो जब आप यहाँ शिलान्यास करके गई तो आप 125 करोड़ रिलीज कर देती तो हमारा काम ही हो जाता ना। हमको तो आप सरकार दूसरे आने का आप इंतजार क्यों की? आपको ये लग रहा था कि हम जो है किसानों की जनता को ठगने का काम करेंगे, तो जनता के बीच में, ये लोगों के बीच में मैसेज चला गया 2014 में। लेकिन हम लोगों ने लगा कि 2014 में उनकी सरकार चली गई, मोदी जी आ गए, तो हम लोगों ने आज़ादी के बाद से आज तक, चूँकि जब यहाँ 2015 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो हम लोगों को लगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के लिए बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने कांग्रेस को खैराबाद कह करके MIM में आए, और तब से लेकर के आज तक ज़मीनी स्तर से, जबकि मैं बहुत ही ऊंचाई पे था, लेकिन ऊंचाई को छोड़ करके मैं ज़मीन पे आ करके और ज़मीन से काम करने लगा, लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ने लगा, ज़मीन पे लड़ाई लगा। इसके लिए धरना हो, प्रदर्शन हो, छोटे छोटे आंदोलन हो, ब्लॉक में प्रोग्राम करने हो, थाना में जाकर के घेराव करना हो, थाना में किसी मसले को लेकर के बात करना हो, चाहे ब्लॉक में जाकर के आपका ब्लॉक का प्रॉब्लम्स हो, उसके लिए हम उस समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। और 10 साल से MIM में जब से मैं आया हूँ, चूँकि MIM में आने के बाद ही मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया गया, और मैं लगभग 9 साल जिला अध्यक्ष रहा MIM का। उस टाइम तक हर प्रोग्राम को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, और मेरे ही समय में सबसे पहले किसान विधानसभा से आपका MIM का विधानसभा में खाता खुला। उसके बाद फिर 10 महीने 1 साल के बाद चुनाव हुआ, तो उसमें हम लोग 5-5 सीट जीत गए। तो ये तो हम लोग अपने आप को प्राउडी महसूस कर रहे हैं। और ज़मीन पे अगर हम काम नहीं किए हैं, जनता का अगर काम नहीं किए, तो लोग, जनता हमें वोट कैसे देती है? इसलिए मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कोई भी आप बता दीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आए हों और उनका काम नहीं हुआ हो, वो मेरे पास आकर के हमसे बात करें, या आपके मीडिया के माध्यम से भी बताएं कि वो आप इसाक साहब के पास गए थे और उन्होंने मेरा काम नहीं किया। जो मेरा सक्षम हो सकता है वो मैंने कोशिश करके, हर मुमकिन कोशिश करके काम कराने का काम, हर संभव प्रयास किया। मौजूदा विधायक कांग्रेस से हैं, किशनगंज विधानसभा से। 2020 में किशनगंज और ठाकुरगंज छोड़ करके सब विधानसभा सीटों पर आपने जीत हासिल की। किशनगंज में क्या कमी रहेगी कि यहाँ से फिर हार मिले आप लोगों को? इस बार क्या लगता है कि इस बार MIM यहाँ पर फतह कर पाएगी कि फिर से वही कांग्रेस ही यहाँ पर दोहराएगी? देखिए, किशनगंज 2010 के जो 2020 का जो चुनाव था, वो हम लोग कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी के लापरवाही से, क्योंकि उन्होंने हमारे जो MIM के जो जितने भी वर्कर थे उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ना संगठन के किसी लोगों से बात करते थे, ना संगठन के किसी वर्कर से बात करते थे। जबकि मैं उस समय जिला अध्यक्ष था, पूरे 9 महीने 8 महीने वो विधायक रहे, एक दिन भी बात नहीं किए। जब चुनाव आया तो चुनाव के 15 दिन पहले वो मुझे फ़ोन करते हैं कि इसाक साहब दामलबाड़ी में एक बैठक है, आप चलिए। तो मुझे अफसोस हुआ कि आप जब 8 महीना 9 महीना आप रहे, आपने कौन सी योजनाएं की, कहाँ पे आपने विकास का काम किया, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं दामलबाड़ी में जाके मीटिंग में क्या कहूँगा? पहले मुझे वो लिस्ट तो आप उपलब्ध करा दीजिए। और जनता के जितने भी वर्कर थे हमारे MIM के, सभी लोगों से एक ही मैसेज आ रहा था कि ये जो है हम लोग को पूरी तरह से इग्नोर किए।
जिसके कारण जो है तो चुनाव में वो MIM को छोड़ करके अदर लोगों पे विश्वास कर लिए, जिसके कारण उनको चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। इस बार क्या उम्मीद है कि इस बार 2025 में विधानसभा चुनाव में किशनगंज विधानसभा को हम लोगों ने बहुत ज़मीनी स्तर से काम किया है और 2020 से लेकर के 2025 का जो फिगर है वो बहुत ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे काम करके हम लोगों ने एक फौज तैयार कर दिया है। आने वाले समय में किशनगंज विधानसभा पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीत करके जाएगा। सब पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट जीत कर जाएगा किशनगंज विधानसभा। एक सवाल है कि ठीक है, लेकिन 4 गए हैं 24 लाएंगे, ये आप लोगों का टैग लाइन है एक तौर पर कहा जाए तो, और ये टैग लाइन शायद पूरे चुनाव में चलने वाली है। लेकिन 24 आ भी जाते हैं तो 24 तो ना सरकार बन जाएगी। सरकार तो 2 से भी बनते, 1 से भी बनते हैं। आपको याद है ना कि झारखंड में एक निर्दलीय जीते थे और सिर्फ एक सिंगल थे वो निर्दलीय, और वो सारे लोग मिल करके उसको जो है मुख्यमंत्री बना दिए और मुख्यमंत्री बन गए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक से सरकार नहीं बन सकता है? यहाँ तो 24 आ रहे हैं, तो 24 में तो हम सरकार डिसाइड करेंगे। अगर इस बार भी हमारे 5 के बजाय अगर 6 हो जाता तो हम लोग सरकार डिसाइड करते। अगर 1-2 सीट और बढ़ी होती तो हम लोग सीट डिसाइड कर रहे होते, हमारा मंत्री होता, हमारा डिप्टी CM होता। तो किंग मेकर बनने की मतलब कि बिल्कुल चूंकि बिहार में तो किसी भी पार्टी की बहुमत नहीं आने वाली है, चाहे बीजेपी हो। पिछली बार भी आप देख रहे हैं 2-3-4 टर्म से ना बीजेपी का बहुमत है, ना JDU का बहुमत है, ना कांग्रेस की बहुमत है, ना RJD की बहुमत है, ना लोक जनशक्ति पार्टी है, ना आपका कोई और पार्टी है। और 2-4 सीट ला करके कोई लोग सेंट्रल लीडरशिप कर रहे हैं और हम तो 5-5 सीट जीत करके हम क्षेत्र की राजनीति आज करने पे मजबूर हैं। ये RJD के कारण, RJD ने हमारे 4 विधायकों को तोड़ने का कोशिश किया। देखिए, जिस समय हम 5 विधायक जीते थे, हम अब देख रहे होंगे कि विधानसभा में हमने हर मुद्दे को किस तरह से लड़ाई के साथ, हमारे जनाब अख्तुल इमान साहब किस तरह से लड़ रहे थे, और लास्ट में विधानसभा अध्यक्ष को लाचार होकर के इनको मार्शल आउट तक करना पड़ा, क्योंकि वो देख रहे थे कि भाई ये लोग जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं तो विधानसभा, ये लोग अगर इनकी बात को नहीं सुने तो विधानसभा ये लोग चलना ही नहीं देंगे। तो 5 अगर हम विधानसभा नहीं चलने दे रहे थे, अगर सोच लीजिए 24 जीत के आएंगे तो क्या हाल होगा। तब तो हम तो विकास की गंगा बहा देंगे इस सीमांचल में, और इंशाअल्लाह सीमांचल ही नहीं, मिथिलांचल और बिहार के अन्य हिस्सों से भी अच्छी भागीदारी हमारी इस बार आएगी। मिथिलांचल से भी, सीमांचल से बाहर, मिथिलांचल भी, और पटना मगध से भी, भागलपुर से भी, माने जितने भी हमारे बिहार के सभी क्षेत्र हैं। चूँकि पहले तो हम लोग सीमांचल में सिमटे हुए थे, लेकिन अभी सीमांचल से निकल के मिथिलांचल में भी चले गए हैं, मगध में भी चले गए हैं, पटना क्षेत्र में भी चले गए हैं, भागलपुर में भी चले गए हैं। तो हम लोग एक मजबूती के साथ पूरे बिहार में लड़ाई लड़ने की, सीमांचल से बाहर और भी लड़ने की आपने कोशिश की कई बार भी बिहार में ही, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली। देखिए, हम लोग तो अचानक लड़े ना, जहाँ भी लड़े, चाहे आपको गोपालगंज का हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, बाई इलेक्शन हो, तो हम लोगों ने अचानक चुनाव लड़ा। हमारा ना कोई संगठन था, ना हमारा कोई वहाँ पे कुछ था। हमारे पास कैंडिडेट आए कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, हम लोगों ने टिकट दिया और हम लोग गए वहाँ पे। तैयारी नहीं थी, इसका मतलब कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन खुली तैयारी के साथ हम लोग जा रहे हैं। चाहे गोपालगंज हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे अपना मिथिलांचल का इलाका हो। अभी राणा रंजीत सिंह को हम लोगों ने जो टिकट दिया है, तो राणा रंजीत सिंह पार्लियामेंट के चुनाव में अचानक आए, चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद से वो कम्प्लीटली क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनको बेनिफिट मिलेगा ही, संगठन का काम कर रहे हैं और बिहार में भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया है। अच्छा, 24 के बारे में जो बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि 2020 में एक लहर चली थी MIM की, इसलिए 5 सीट जीत गए। इस बार कौन सी लहर है, क्या मतलब कि कैसे जीतेंगे इस बार? लहर क्या होती है? वो मतलब CA NRC की लहर थी, लोग एक तरफ झुका होकर MIM की तरफ। कोई CA NRC और इससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ की बदहाली दूर हो, यहाँ के लोगों को पलायन से रोका जाए, यहाँ कुछ अच्छा इंडस्ट्री हो। तो इसी को लेकर तो वोट दिया था MIM को। तो हम लोगों ने तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन RJD ने उस कोशिश को नाकाम करने की कोशिश की ना। कमी तो आप लोगों में भी है ना, कि क्यों आप लोग उसको संभाल नहीं पाए? देखिए, हम लोगों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी सी ये थी कि हम नए लोगों को टिकट दिए और नए लोग जीत करके आए। अब वो भाग गए, या तो फिर आप लोगों से
उम्मीदवार चयन करने में मतलब कि गलती हुई है या फिर संभालने में गलती हुई है? नहीं, उम्मीदवार चयन में हम लोगों से गलती हुई थी, इसको हम लोग मानते हैं। हमारी केंद्र नेतृत्व भी मानती है कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो भरोसे के लायक नहीं थे। अब हम भरोसे के लायक के लोगों को वोट देंगे, टिकट देंगे और उनको जिता करके विधानसभा भेजेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले समय में पूरे बिहार में मजबूती के साथ MIM का एक एक सिपाही तक कोई तोड़ नहीं सकता है। अच्छा, एक चीज़ अभी देखा जाता है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसको लेकर के AIMIM असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से मुखर होकर के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले और भारत सरकार और बाकी भारतीय सेना का साथ दिया। तो उनका जो कट्टर जो विरोधी, आप लोगों का जो कट्टर विरोधी, बहुत सारे कट्टर विरोधी वो भी तारीफ़ करने लगे असदुद्दीन ओवैसी का, कहने लगे कि अब ये देशभक्त है। तो इसका मतलब क्या समझाया है कि ओवैसी अभी देशभक्त है, पहले देशभक्त नहीं था? बिल्कुल, पहले भी देशभक्त थे, लेकिन पहले जो लोगों ने एक छवि बना दी थी। अब पहले जानते हैं, देखें, जब ओवैसी साहब सीमांचल में आए थे तो लोगों ने कहा कि ओवैसी साहब BJP की B टीम है, लेकिन अब वो धारणा खत्म हो गई ना। अब तो लोग नहीं कहते हैं, अब तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, सीमांचल का विकास करने वाला और पार्लियामेंट में अगर सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन है। बिहार विधानसभा में सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने वाला और बेबाकी से साथ आवाज़ उठाने वाला अगर कोई है तो वो जनाब अख्तरुल इमान साहब हैं। तो इसी तरह से आज विपक्ष अभी भी BJP की B टीम कह रहे हैं कि ओवैसी साहब मोदी के साथ मिल करके अभी काम कर रहे हैं। मतलब कि उनका जो डेलीगेशन टीम जो गए हैं आप लोगों के, असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनता के बीच से ये धारणा बिल्कुल खत्म हो गई है। जनता अब ये समझ चुकी है कि ये कांग्रेस का एक चुनावी हथकंडा है और कांग्रेस या सेकुलर पार्टी का चुनावी हथकंडा है, और इस मुद्दे को उठा करके वो जो वोट कोलैबोरेशन है उसको अपने तरफ करने के लिए वो ये हथकंडा अपनाती है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, अब जनता इस झांसे में कभी नहीं आएगी। आज देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब इतने सेकुलर आदमी हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान में उनके जैसा सेकुलर कोई नहीं मिलेगा। आप एक भी इंटरव्यू, उनका कोई भी इंटरव्यू, BJP RSS के लोग तो कम्प्लीटली माइनॉरिटी और मुसलमानों के खिलाफ में लगातार हमला करते हैं, जुबानी हमला करे चाहे किसी तरह से हमला करे, उनका तो एक ही टारगेट रहता है, मुसलमानों को हमला करना। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज तक किसी भी हिंदू भाइयों को एक शब्द भी कुछ आपने कह दिया होगा, अगर ये दिखा दीजिए तो मैं आज ये MIM छोड़ दूँ। सिर्फ आपका जो ये लोग हैं, ये लोग एक प्रोपेगेंडा करके हम लोगों को जो है चाहते हैं कि ये लोग जो है कम्युनल पार्टी हो जाए। हम कम्युनल नहीं है, हम बिल्कुल सेकुलर पार्टी हैं। आज देखिए, जब आरोप लग रहे हैं कम्युनल की, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए, आज देखिए कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उस लड़ाई से पहले, सबसे पहले अगर सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंच गए श्रीनगर। किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई उस समय जाने की, सारे लोग वहां से भाग रहे थे। उस समय अकेला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब श्रीनगर पहुंच के सेना का मनोबल बढ़ाए और उसी दिन रात में इन लोगों ने अटैक किया और हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके आज फतह, आप जो है कश्मीर पे हमने फतह पा लिया। आज कश्मीर को डिफीट देना, आज कहीं ना कहीं हमारे सेना का मनोबल बढ़ाना, ये सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रही है। BJP तो इसको सिर्फ भजा रही है, वोट की राजनीति कर रही है। लेकिन फिर भी ओवैसी साहब की देशभक्ति पर अभी भी लोग सवाल उठा रहे हैं। पहले भी सवाल उठाते थे, अभी भी सवाल उठा रहे हैं। ये तो जब इस्लाम आया था तब से लोग हमारे हुजूर साहब पे भी बहुत उंगलियां उठाया करते थे। तो ऐसा नहीं है। वो हजरत जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो बिल्कुल पाक साफ और बिल्कुल सेकुलर मिजाज के हैं। उनके अंदर कोई भी धार्मिक विद्वेष नहीं है। लेकिन हाँ, वो लड़ाई लड़ते हैं अपने कौम के लिए, इसलिए कि देखिए हर कोई अपने अपने कौम के लिए लड़ रहा है। अगर लालू प्रसाद यादव की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, वो लोग यादवों के, जब भी मुलायम सिंह यादव आए या बिहार में आपको लालू यादव आए तो उन्होंने यादवों को एक अच्छी खासी संख्या में मजबूती प्रदान किया। मायावती आई तो पूरे अपने समाज को उन्होंने मजबूती किया यूपी में। उसी तरह से आपके नीतीश कुमार आए तो उन्होंने अपने समाज को अच्छे ऊंचाई पे ले आके पहुंचा दिया।
तो कहीं ना कहीं अपने समाज जो भी लीडर आता है तो वो सोचता है, जैसे रामविलास पासवान थे तो पासवान को एक लगता था कि हमारा एक लीडर है, तो आज हमको भी लगता है कि बैरिस्टर सदुद्दीन साहब हमारे लीडर हैं। तो हमारा अगर कहीं अगर कुछ मामला होता है कोई भी पार्टी नहीं उठाती है, चाहे हमारा मॉब लिंचिंग हो रहा हो। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में हर जगह कहीं ना कहीं हमारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारे साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। तो आप बताइए कि कांग्रेस को लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? कांग्रेस सिर्फ वोट लेने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन आज अगर इस लड़ाई को लड़ता सिर्फ बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी लड़ते हैं। कहीं अगर हिंदू भाई के घर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है सबसे पहले बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचते हैं। तो कहाँ हम ये कहेंगे कि वो सेकुलर मिजाज नहीं है? वो बिल्कुल सेकुलर मिजाज के व्यक्ति हैं और उनको कम्युनल छवि बोलने वाला ही व्यक्ति कम्युनल है। कम्युनल छवि बोलने वाला ही व्यक्ति कम्युनल है जी। तो लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों को इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान एक हो जाओ, एक होके रहो। तो इसलिए लोग ये भी कह रहे हैं कि जब मुसलमानों को ओवैसी साहब एक होने के लिए बोल रहे हैं तो बीजेपी को लोग उधर एक सट्टा वोट देकर के उनको जिता दे रहे हैं। देखिए, हम तो किसी किसी स्टेट में चुनाव लड़ते हैं, 2-4 ही स्टेट में चुनाव लड़ते हैं, तो हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक होकर के क्यों कहने जाएंगे? और ऐसा तो कभी बयान नहीं आया बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब का। बस ये चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है, मुत्तहिद होने के लिए बोल रहे हैं। मुत्तहिद तो होना ही चाहिए। हर जाति धर्म के लोग अपने अपने लोगों को मुत्तहिद करते हैं। तो मुत्तहिद होने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि आप सिर्फ हम ही को वोट दे दीजिए। जहाँ जो जिस तरह के कैंडिडेट हैं उसको हिसाब से अपने हिसाब से बीजेपी के खिलाफ में वोट दीजिए। इसी के लिए उन्होंने मुत्तहिद होने के लिए कहते हैं। वो ये मुत्तहिद किसको बोलते हैं? बीजेपी के खिलाफ होने के लिए बोलते हैं या फिर मुसलमानों को बोलते हैं मुत्तहिद होने के लिए? बीजेपी के खिलाफ में होने के लिए बोलते हैं। बीजेपी के खिलाफ में होकर के हम लोगों को सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए, जहाँ अगर एमआईएम के कैंडिडेट है एमआईएम को जिताइए, अगर एमआईएम के कैंडिडेट नहीं है तो सेकुलर ताकत को जिताइए। आप बताइए, दिल्ली में हम चुनाव नहीं लड़े तो दिल्ली में कांग्रेस सिर्फ 0/0 हो गई, तो क्या इसके लिए हम दोषी हैं? कांग्रेस अपने आप को पहले मंथन करके देखे कि कांग्रेस आखिर क्यों दिनों दिन गिरती चली जा रही है। कहीं ना कहीं इसकी पॉलिसी जो है वो दोगली पॉलिसी है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर इस तरह से हमारे पूरे देश में आज ऊंची कुर्सी पे पहुंचे हैं तो इसके लिए उनको आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा योगदान अगर जाता है तो मनमोहन सिंह की सरकार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जाता है। क्योंकि गुजरात दंगा जब हुआ था तो उनको आप एक्यूज नहीं बना सके, वहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं दे सके। गुजरात के लोगों को, खुद कांग्रेस के एक सांसद को मार दिया गया साहब, और आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। कितने अफसोस की बात है। अच्छा, अंत में यहाँ के मुद्दों के बारे में बात करेंगे कि इस बार जो चुनाव होंगे किन मुद्दों पर चुनाव होंगे? क्या फिर से कोई जाति धर्म के नाम पर चुनाव होंगे या फिर यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे, उन पर चुनाव होंगे? देखिए, हमारा यहाँ पे स्थानीय मुद्दे पे चुनाव होगा, कोई जाति धर्म पे नहीं होगा। हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई सब एक हैं। चूँकि यहाँ विकास होगा तो हिंदू भाई का भी होगा। आज अगर एएमयू बनेगा तो हिंदू भाई का बच्चा भी पढ़ेगा। ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं भाजपा के लोग कि एएमयू अगर बन जाएगा तो उसमें हिंदू बच्चे के नहीं पढ़ सकेंगे। सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा तो हिंदू बच्चे पढ़ते हैं एएमयू में। अब ये सोच हम लोगों को सब हटाने की ज़रूरत है। आज मेरे साथ, खास करके मैं अपनी बात करता हूँ, इसाक आलम के साथ किशनगंज शहर में आप हिंदू के बीच में चले जाइए, आपको 50% हिंदू भाई मुझसे प्यार करते हैं और कहते हैं कि इसाक भाई आप टिकट लेकर के आइए, मैं आपके साथ घूमूंगा, मैं आपके लिए वोट मांगूंगा। तो हम लोग स्थानीय लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ के स्कूलों के लिए लड़ेंगे, यहाँ के शिक्षा के लिए लड़ेंगे, यहाँ के विकास के लिए लड़ेंगे, यहाँ जो थाना में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए लड़ेंगे, यहाँ जो ब्लॉक में धांधली हो रही है, आज मोटेशन के नाम पे जो धांधली हो रही है, जो लोगों को लूटा जा रहा है उसके लिए हम लड़ेंगे। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे छोटे छोटे सड़क के मामले हैं, किशनगंज टाउन में नगर परिषद में इतनी टैक्स वसूली जा रही है, आज होल्डिंग टैक्स के नाम पे लूट मचाया है। ये होल्डिंग टैक्स को हम कम करवाने का काम करेंगे। होल्डिंग टैक्स आधी से ज़्यादा कम होनी चाहिए और जो होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है उसको ज़मीनी स्तर पे काम कराने का काम करेंगे। पोठिया की सरजमी पे एक भी गांव जो सड़क से महरूम है, सड़क से छूटा हुआ, मैं उसको सड़क से जोड़ने का काम करूंगा। मैं वहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूलों में लाने का काम करूंगा। कम से कम अपने पोठिया और किशनगंज में 10 डिग्री कॉलेज, कोशिश करूंगा कि 10 डिग्री कॉलेज कम से कम बने और यहाँ के बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाने पे मजबूर हैं वो यहीं पे पढ़े, बाहर जाने पे पढ़ाई नहीं करे। और कुछ
रोजगार के भी साधन हम लोग ये कोशिश करेंगे।